हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, होम्योस्टेसिस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस से। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी फंडामेंटल प्रोसेस जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, ऐसी प्रोसेस जो लिविंग बीइंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बनाती है। मेनली 6 तरह की बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है: मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। इसके अलावा एक्सक्रीशन, डेवलपमेंट और भी लाइफ प्रोसेस होती है, लेकिन हम मेनली इन 6 तरीके की बेसिक लाइफ प्रोसेस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल प्रोसेस चल रही है उन सब कॉम्बाइनली मिला के मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अब मेटाबॉलिज्म में मेनली 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है कैटाबॉलिज्म और दूसरी होती है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है लार्जर केमिकल मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर या सिंपलर केमिकल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने की प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और एनाबॉलिज्म में हम स्मॉलर केमिकल मॉलिक्यूल्स को जब लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है तो डाइजेस्टिव प्रोसेस में प्रोटीन जो है, प्रोटीन का पहले कैटाबॉलिज्म होता है और वो प्रोटीन कैटाबोलाइज होके अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है और उसके बाद वो अमीनो एसिड्स अब्जॉर्ब होते हैं और अब्जॉर्ब होने के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद उसका उन अमीनो एसिड्स का एनाबॉलिज्म होता है। मतलब वो अमीनो एसिड्स वापस से प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं और वो प्रोटीन हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मसल्स हो गई और स्किन हो गया, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैटाबॉलिज्म को याद रख सकते हैं, जैसे इसमें वर्ड है कैट, कैट या फिर कट मतलब काटना या फिर किसी भी चीज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। और एनाबॉलिज्म को हम याद रख सकते हैं, इसमें एक है एंड, ए एन मतलब एंड। एंड का यूज कहाँ होता है? दो चीजों को जोड़ने के लिए होता है ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड यूज करते हैं। तो जहां पर चीजें जुड़ के लार्ज मॉलिक्यूल बना रही है वहां एनाबॉलिज्म मतलब एंड, और जहां पर चीजें लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रही हैं मतलब कट या कैट, तो कैटाबॉलिज्म। अब जैसा मैंने इस एग्जांपल में बताया कि पहले प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है एना अमीनो एसिड्स में और उसके बाद फिर वही अमीनो एसिड्स से वापस से प्रोटीन बनता है एनाबॉलिज्म होके। तो अब दिमाग में सवाल आना चाहिए कि अगर प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो रहा है अमीनो एसिड्स में और वापस से प्रोटीन्स ही बन रहे हैं, तो क्या जरूरत थी इनकी वापस से इनको इनका मेटाबॉलिज्म की जरूरत थी ही क्या? ये तो प्रोटीन एज इट इज भी तो लिए जा सकते थे। तो प्रोटीन के एग्जांपल से ही समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है। ये कुछ रीजंस दिए हुए हैं: रिसाइकल, रीडिजाइन, कस्टमाइजेशन एंड एनर्जी एक्सट्रैक्शन। एक एक करके इन सबको समझते हैं। रिसाइकलिंग, सपोज बॉडी में कोई प्रोटीन है ए बी सी। अब उस ए बी सी में आप देख सकते हैं कि ये वाला बी जो है सपोज डीके होके अपर केस से लोअर केस मतलब कैपिटल से स्मॉल बन गया है। तो लेकिन बॉडी को इसकी जरूरत है ही नहीं, ये डैमेज्ड हो गया है। लेकिन अब इसको पूरा प्रोटीन भी तो वेस्ट में नहीं फेंका जा सकता, तो बॉडी क्या करेगी? इसका ब्रेक डाउन करेगी अमीनो एसिड्स में ए सी बी। अब ये जो है सिर्फ इतना वेस्ट निकल जाएगा। अब बॉडी दूसरे अमीनो एसिड जो एक फ्रेश न्यू अमीनो एसिड आएगा भी, उसको इसमें ऐड करके एक नया प्रोटीन बना लेगी जो बॉडी के काम आ जाएगा। ऐसे में वेस्ट का मिनिमाइजेशन हो जाएगा और डैमेज्ड या ओल्ड प्रोटीन्स का रिसाइकलिंग भी हो जाएगी। देन रीडिजाइनिंग, अब सपोज बॉडी को ए सी ए प्रोटीन की जरूरत है और यहाँ पर प्रोटीन है सी ए, बॉडी को इसकी जरूरत नहीं है, तो बॉडी इसका कैटाबॉलिज्म करेगी। अमीनो एसिड्स बनेंगे सपोज ए सी और ए, और वापस से इसका एनाबॉलिज्म करके बॉडी इसको अपने अकॉर्डिंग ए सी ए प्रोटीन में
रीडिजाइन कर लेगी, जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। देन कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन में हर एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर और सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का प्रोटीन के अंदर, वो डिफरेंट होता है। बॉडी को जिस तरह का प्रोटीन चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम जो डाइटरी इनटेक में ले रहे हैं वैसा ही प्रोटीन बॉडी को चाहिए हो। बॉडी उसे कस्टमाइज करती है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग और उसका फिर यूटिलाइजेशन करती है। सपोज बॉडी उस प्रोटीन को कभी एंजाइम भी बना सकती है, हार्मोन भी बना सकती है। अब एनर्जी एक्सट्रैक्शन। जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही होती है तो सिर्फ रीसाइक्लिंग, रीडिजाइनिंग या कस्टमाइजेशन ही नहीं होता है। जब कोई भी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी भी रिलीज होती है, जिस एनर्जी का यूज बॉडी दूसरी बॉडी प्रोसेस में कर लेती है। ये थे कुछ रीजंस मेटाबॉलिज्म के लिए जिन्हें हमने प्रोटीन के एग्जांपल से समझा। अब हम नेक्स्ट बेसिक लाइफ प्रोसेस में बढ़ते हैं, जो है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है बॉडी किसी भी तरह के इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज के लिए किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये बॉडी का एक तरीके का रिस्पॉन्स है उस बैक्टीरिया या वायरस या उस फॉरेन एंटिटी के लिए। अब अलग अलग टाइप की सेल्स होती है बॉडी में, तो उनका रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे नर्व सेल्स का रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिसे नर्व इम्पल्स बोला जाता है। मसल सेल्स का रिस्पॉन्ड करने का तरीका होता है बाय कॉन्ट्रैक्शन। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट बेसिक लाइफ प्रोसेस है मूवमेंट। मूवमेंट का सिंपल मतलब है मोशन। अब वो मोशन या तो सेल के अंदर छोटे से छोटा ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी में हो, या फिर वो मोशन इंडिविजुअल सेल्स का हो, या फिर टिश्यूज का, बॉडी पार्ट्स का, या फिर पूरा का पूरा ह्यूमन ही मूव करे, इसे मूवमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब लेग मसल्स मूव करती हैं तो पूरी बॉडी करती है। अब नेक्स्ट बेसिक लाइफ प्रोसेस है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन बॉडी साइज। जैसे जैसे बॉडी में सेल्स का नंबर और सेल्स का साइज इंक्रीज होता है, टिश्यूज का साइज इंक्रीज होता है। टिश्यूज का साइज इंक्रीज होता है तो बॉडी ऑर्गन्स का साइज इंक्रीज होता है, और वैसे ही हमारी बॉडी का साइज इंक्रीज होता है। इसे ग्रोथ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइप की सेल की ग्रोथ एक अनस्पेसिफिक टाइप की प्रिकर्सर सेल से। प्रिकर्सर का मतलब होता है जहां से कोई भी चीज ओरिजिनेट होती है या फिर स्टार्ट होती है। अब इन प्रिकर्सर सेल्स को स्टेम सेल्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स दोनों ही सेम टाइप की प्रिकर्सर सेल्स से बनती है, जो कि रेड बोन मैरो पे पाई जाती है। अब रेड बोन मैरो में दो प्रोसेस होती है, एक तो WBC का फॉर्मेशन, दूसरा RBC का फॉर्मेशन। WBC या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, और इन दोनों प्रोसेस को कॉम्बाइनली हेमेटोपोइसिस बोला जाता है। नाउ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेल्स का फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ टिश्यू रिपेयर, ग्रोथ और रिप्लेसमेंट, या फिर प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक न्यू ह्यूमन। सेल के फॉर्मेशन की प्रोसेस सेल डिवीजन के थ्रू होती है, और नए लिविंग ऑर्गेनिज्म के का फॉर्मेशन जो है वो होता है बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम बाय एन स्पर्म। मतलब जब ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज होके जाइगोट फॉर्म करता है, और जाइगोट का सेल डिवीजन होता है, और फिर डिफरेंशिएशन होता है, और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन 6 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में से कोई भी एक लाइफ प्रोसेस अगर रुक जाती है, या फिर उसके अच्छे से होने में, या फिर उस प्रोसेस में कोई भी किसी भी तरीके का हिंड्रेंस आता है, किसी भी तरीके की ऑब्स्टेकल आती है, तो सेल डेथ या फिर टिश्यू डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है।
स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक होम्योस्टेसिस से। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो होम्यो और दूसरा स्टेसिस। होम्यो मतलब सेमनेस, स्टेसिस मतलब स्टैंडिंग स्टेट, मतलब बॉडी की एबिलिटी कि बॉडी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट एक जैसी बैलेंस्ड कंडीशन में बना के रखे। इस प्रॉपर्टी को होम्योस्टेसिस बोला जाता है। होम्योस्टेसिस जो होती है ये एक डायनेमिक कंडीशन है। डायनेमिक का मतलब है ये प्रोसेस एक फ्लो में होती है। फॉर एग्जांपल, बॉडी अगर सपोज बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल है वो 70 टू 110 mg पर 100 ml होता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, जब अगर कोई बहुत ज्यादा सपोज ग्लूकोज वाली चीजें या फिर स्वीट या फिर मीठी चीजें अगर कोई खाता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इस लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी उसे मेंटेन करने के लिए क्या डिमांड करती है? पानी। जैसे एग्जांपल के लिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, तो उनको प्यास ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी ग्लूकोज को इक्विलिब्रियम में ले आना चाहती है, ग्लूकोज लेवल को। इस वजह से वो पानी डिमांड करती है ताकि वो पानी पिए और वो पानी ब्लड में जाके उस ग्लूकोज के लेवल को डाइल्यूट करे, और इस वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को प्यास भी ज्यादा लगती है और वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी करती है, वो बार बार वॉशरूम जाती है। अब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए मेनली बॉडी में जो फ्लूइड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं? बॉडी फ्लूइड्स एक्चुअल में वाटरी सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें केमिकल्स, माइक्रोकेमिकल्स डिजॉल्व्ड होते हैं, और ये फ्लूइड्स सेल्स के इनसाइड और आउटसाइड, मतलब सेल के बाहर और सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनको बॉडी फ्लूइड्स बोला जाता है। मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो सेल के अंदर जो मिलता है फ्लूइड उसको इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड या आईसीएफ बोलते हैं। दूसरा जो सेल के बाहर होता है फ्लूइड उसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या ईसीएफ बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इसका जहां पर मतलब लोकेशन होगा, लोकेशन के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज होता रहता है। जैसे अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो सेल्स के बीच के नैरो स्पेसेस के बीच पाया जाता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है। ठीक ऐसे ही वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है उसे ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, और जो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर पाया जाता है उसे लिम्फ बोलते हैं। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड पाया जाता है उसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, और वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो जॉइंट्स में पाया जाता है उसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और जो आईज में पाया जाता है उसे विट्रियस बॉडी एंड एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। अब देखते हैं होम्योस्टेसिस का कंट्रोल। मतलब हमारी बॉडी जो इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखती है वो किस मैकेनिज्म से करती है? तो होम्योस्टेसिस का कंट्रोल जो है वो बॉडी दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स का यूज करके करती है। एक तो फीडबैक सिस्टम होता है जिसका यूज करती है बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। अब इस फीडबैक सिस्टम में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखने के लिए। अब ये फीडबैक सिस्टम होता क्या है? फीडबैक सिस्टम या फिर इसे फीडबैक लूप भी बोलते हैं। ये एक इवेंट्स की एक साइकिल होती है जिसमें बॉडी कंटिन्यूअसली उस कंडीशन को मॉनिटर करती है, इवेल्युएट करती है, रीमॉनिटरिंग करती है, री इवेल्युएशन करती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। और इस साइकिल को ही फीडबैक सिस्टम में फीडबैक लूप बोला जाता है। और जैसा मैंने पहले ही बताया, इस सिस्टम में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का यूज होता है ताकि फीडबैक सिस्टम इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके और बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सके। वो पैरामीटर्स या वो वेरिएबल्स जिनको मॉनिटर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस उन्हें कंट्रोल्ड कंडीशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर या फिर ब्लड प्रेशर या ब्लड ग्लूकोज लेवल में चेंज होने की वजह से होम्योस्टेसिस
में चेंज आ जाता है और इस चेंज को डिटेक्ट किया जाता है इन कंडीशन या इन वेरिएबल्स को मॉनिटर करके, और इसलिए इनको कंट्रोल्ड कंडीशन बोला जाता है। इन कंट्रोल्ड कंडीशंस में चेंज जिन रीजंस की वजह से या फिर जिन भी पैरामीटर्स या जिन वेरिएबल्स की वजह से आता है उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। और जब होम्योस्टेसिस में किसी भी तरीके का डिस्क्रिप्शन या इम्बैलेंस होता है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में, तो फीडबैक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और फीडबैक सिस्टम के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो रिसेप्टर, दूसरा कंट्रोल सेंटर और तीसरा इफेक्टर। स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर से। रिसेप्टर का मतलब होता है वो बॉडी स्ट्रक्चर या वो बॉडी पार्ट जो कंट्रोल्ड कंडीशन में चेंज को मॉनिटर करता है, और उसमें जैसे ही कोई चेंज आता है तो वो इन्फॉर्म करता है किसको, कंट्रोल सेंटर को। अब क्योंकि कंट्रोल सेंटर की तरफ इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा रहा है, इस वजह से इस पाथवे को अफरेंट पाथवे भी बोला जाता है। अफरेंट का मतलब होता है कैरी टूवर्ड, मतलब कंट्रोल सेंटर की तरफ इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है तो अफरेंट हो गया। अगर कंट्रोल सेंटर से कहीं दूर इंफॉर्मेशन भेजी जा रही होती तो उसे एफरेंट बोलते, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी रिसेप्टर को समझते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल कुछ नर्व एंडिंग्स जो स्किन में होती हैं वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करती हैं। अगर स्किन के टेम्परेचर में या स्किन के सरफेस के टेम्परेचर में किसी भी तरीके का चेंज या टेम्परेचर ड्रॉप या टेम्परेचर एलिवेट होता है तो वो नर्व एंडिंग्स ब्रेन को तुरंत रिपोर्ट करती हैं कि बॉडी में के टेम्परेचर में चेंज हुआ है। अब इन नर्व एंडिंग्स को ही रिसेप्टर बोला जाता है और इन नर्व एंडिंग्स को हम थर्मोरिसेप्टर्स बोलते हैं। फीडबैक सिस्टम का हमारा दूसरा कंपोनेंट है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर का मतलब होता है वो बॉडी स्ट्रक्चर या वो बॉडी पार्ट जो कंट्रोल्ड कंडीशन की एक वैल्यू सेट करता है, एक रेंज में वैल्यू सेट करता है कि कंट्रोल्ड कंडीशन किस रेंज के अंदर होनी चाहिए। अगर उससे बाहर जाती है तो कंट्रोल सेंटर आउटपुट जनरेट करता है, मतलब ऑर्डर देता है बॉडी के एफरेंट या फिर इफेक्टर पार्ट को, जो कि रिस्पॉन्स क्रिएट करे और उस कंडीशन को कंट्रोल में लेके आए। ये आउटपुट जनरली नर्व इम्पल्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम का काम है। नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स नर्व इम्पल्स जनरेट करती हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, होम्योस्टेसिस में फीडबैक सिस्टम में एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हार्मोन रिलीज करने वाला जो सिस्टम है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आउटपुट जनरली या तो नर्व इम्पल्स क्रिएट करके दिया जाता है या फिर हार्मोन्स रिलीज करके या केमिकल सिग्नल्स रिलीज करके आउटपुट देता है कंट्रोल सेंटर। अब क्योंकि कंट्रोल सेंटर जो आउटपुट देता है वो आउटपुट अवे फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर जाता है, मतलब कंट्रोल सेंटर से दूर जाता है किधर, अपने इफेक्टर के पास। इस वजह से इस पाथवे को एफरेंट पाथवे बोलते हैं। एफरेंट मतलब अवे फ्रॉम। फॉर एग्जांपल, अगर स्किन के टेम्परेचर में चेंज होता है तो ब्रेन एज अ कंट्रोल सेंटर वर्क करता है, और बॉडी का टेम्परेचर अगर ड्रॉप हुआ तो भी ब्रेन कंट्रोल सेंटर की तरह एक्ट करता है और नर्व इम्पल्सेस सेंड करता है स्केलेटल मसल्स को। स्केलेटल मसल्स यहाँ पर इफेक्टर का काम करती हैं। इफेक्टर का मतलब होता है वो बॉडी पार्ट जो कि आउटपुट रिसीव करता है कंट्रोल सेंटर से और रिस्पॉन्ड करता है उस आउटपुट को। जैसे अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेन सिग्नल्स भेजता है स्केलेटल मसल्स और स्किन में प्रेजेंट स्वेट ग्लैंड्स को। स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से पसीना निकलता है और बॉडी का टेम्परेचर वापस से डाउन हो जाता है और मेंटेन हो जाता है। और अगर वहीं बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो ब्रेन स्केलेटल मसल्स को सिग्नल भेजता है। स्केलेटल मसल्स इफेक्टर होते हैं और ये क्या काम करते हैं, सीवरिंग यानी कपकपाहट का काम करते हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और बॉडी का टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है। इस तरह से हमारा कंट्रोल सेंटर, रिसेप्टर और इफेक्टर तीनों एक साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। इफेक्टर बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। वो बॉडी स्ट्रक्चर जो कंट्रोल सेंटर से आउटपुट को रिसीव करता है और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है।
ताकि कंट्रोल्ड कंडीशन जो चेंज हुई है वो का नॉर्मल वैल्यू में वापस आ सके। ऑलमोस्ट बॉडी का हर ऑर्गन या टिश्यू इफेक्टर की तरह काम कर सकता है। अब देखते हैं कि फीडबैक सिस्टम या फीडबैक लूप होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए कैसे काम करता है। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब वो चीज, वो पैरामीटर जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो कंट्रोल्ड कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और होम्योस्टेसिस बिगाड़ देता है। अब क्योंकि होम्योस्टेसिस बिगड़ जाती है तो रिसेप्टर वो होते हैं जो कंट्रोल कंडीशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो अगर कंट्रोल कंडीशन में किसी भी तरह का चेंज आता है तो रिसेप्टर्स नर्व इम्पल्स और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू इनपुट सेंड करते हैं किसको, कंट्रोल सेंटर को। फिर कंट्रोल सेंटर उन इनपुट्स को रिसीव करता है और आउटपुट देता है बाय नर्व इम्पल्स और केमिकल सिग्नल्स। या तो नर्व इम्पल्स सेंड करके, केमिकल सिग्नल्स सेंड करके आउटपुट देता है कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को। इफेक्टर वो बॉडी पार्ट जो कि कंट्रोल सेंटर से आए हुए आउटपुट को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि कंट्रोल्ड कंडीशन को चेंज किया जा सके। अब इफेक्टर के रिस्पॉन्ड करने पर जो कंट्रोल्ड कंडीशन चेंज हुई थी वो रिस्पॉन्ड होती है और वो कंट्रोल कंडीशन वापस से अपनी नॉर्मल वैल्यू पे आती है। इफेक्टर के रिस्पॉन्स की वजह से जो कंट्रोल्ड कंडीशन चेंज हुई थी वो वापस से अपने नॉर्मल वैल्यू पे, नॉर्मल कंडीशन पे वापस आ जाती है और होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाती है और वापस से उसे कंट्रोल्ड कंडीशन बोलते हैं। अब देखते हैं फीडबैक सिस्टम्स के टाइप्स। मेनली दो टाइप होते हैं फीडबैक सिस्टम के, या तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होगा या फिर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इनके मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिव फीडबैक देखते हैं क्या होगा। नेगेटिव फीडबैक में जैसे ही सिस्टम किसी भी डेविएशन को, मतलब कोई भी चेंज डिटेक्ट करता है, जो सेट वैल्यू है उस सेट वैल्यू से अगर कोई भी चेंज डिटेक्ट होता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर का एक्टिवेट होना या बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज होना, तो अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वर्क करता है और अगर बढ़ा हुआ टेम्परेचर है तो उसे वापस से कम करने की कोशिश करता है। मतलब जो इनिशियल चेंज हुआ है उस इनिशियल चेंज के अगेंस्ट काम करता है ताकि जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था, वहां तक अपना सिस्टम वापस आ सके। ये थर्मो रेगुलेशन से समझ सकते हैं। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो पसीना आता है और पसीना आने की वजह से बॉडी टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है। और उसी का अपोजिट देखें अगर, तो जब बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है ज़्यादा तो कपकपाहट होती है, ठंड लगती है जब हमें, तो बॉडी कपकपाहट होने की वजह से वार्म होती है यानी गर्म होती है और वापस से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। मतलब इसमें जो इनिशियल चेंज हुआ उस इनिशियल चेंज के अपोजिट में काम होता है। इसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक में जो भी इनिशियल चेंज होता है उसे और ज्यादा एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब बॉडी उसे और ज्यादा बढ़ा देती है। इसे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यूटेरस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है और जितना ज्यादा यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होता जाता है उतना और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। मतलब ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने की वजह से यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग हुआ और यूटेरस का जितना कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होता जाएगा तो ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज होता जाएगा। इस प्रोसेस को पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बोलेंगे। अब ये कब तक होगा, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। अब जैसे यहाँ पर चाइल्ड बर्थ का एग्जांपल है, तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज होने पर यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होता है और यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और तब तक रिलीज होगा जब तक डिलीवरी की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी से, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। इसमें हम एनाटॉमिकल पोजीशंस, बॉडी में जो रीजन्स के नाम है अलग अलग वो, और डायरेक्शनल टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन होती क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट होता है
जो कि बॉडी में अलग अलग स्ट्रक्चर्स की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प करता है। इसे एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। हमारी पहली एनाटॉमिकल पोजीशन है सुपाइन। सुपाइन का मतलब होता है कि हम नॉर्मली जैसे लेटते हैं अपनी पीठ के बल, हमारा फेस अप साइड हो, तो उसे सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। अब इसका ही उल्टा देखा जाए तो जब हम अपने चेस्ट के ऊपर लेटते हैं, अपने छाती के बल लेटते हैं और हमारी पीठ पीछे साइड हो, तो इस पोजीशन को प्रोन पोजीशन बोलते हैं। फॉलर्स पोजीशन का मतलब होता है सेमी सिटिंग। आपने देखा होगा सीरियल्स या टीवीज में सर्जरी के टाइम पे इस पोजीशन को लेते हैं। हॉस्पिटल्स के बेड्स में जैसे आधा लेटा हुआ इंसान और आधा बैठा हुआ, इस पोजीशन को फॉलर्स पोजीशन बोलते हैं। ये जैसा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। फिर नेक्स्ट है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन ज्यादा कुछ नहीं, ये भी एक तरह की सुपाइन पोजीशन ही है। इसमें बस क्या होता है, हमारा जो हेड है उसका लेवल डाउन होता है और हमारे फीट का लेवल अप होता है, मतलब हमारा पैर हमारे हेड के लेवल से ज्यादा ऊपर होता है। इसे ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। देन राइट लेटरल रिकम्बेंट, सिंपली राइट साइड अगर घूमकर अगर कोई लेटा हुआ है उसे राइट लेटरल रिकम्बेंट बोलते हैं, और अगर कोई लेफ्ट साइड होकर लेटा हुआ है उसे लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन बोलते हैं। देन आते हैं रीजनल नेम्स और डायरेक्शनल टर्म्स में। स्टार्ट करते हैं रीजनल टर्मिनोलॉजी से। सबसे पहला है सिफेलिक। सिफेलिक का मतलब होता है रिलेटेड टू हेड, मतलब जो हेड का रीजन होता है उसे सिफेलिक बोलते हैं। अब इस सिफेलिक में भी दो सब रीजन्स हैं। पहला तो क्रेनियल मतलब स्कल का रीजन, और दूसरा फेसियल रीजन मतलब फेस का रीजन। अब फेस में भी एक तो फ्रंटल रीजन है, फ्रंटल मतलब फॉरहेड वाला, टेम्पोरल रीजन मतलब कान के पास वाला, फिर ऑर्बिटल या ऑक्यूलर रीजन मतलब आंख के पास का रीजन, ओटिक मतलब कान का, बकल मतलब गालों का रीजन, और नेजल मतलब नाक, ओरल मतलब मुंह का रीजन, और मेंटल मतलब चिन का रीजन। एक्सिलरी मतलब आर्मपिट का रीजन, ब्रैकियल मतलब आर्म्स का रीजन, एंटीक्यूबिटल मतलब जो एल्बो का फ्रंट होता है वो वाला रीजन, और एंटी ब्रैकियल मतलब जो हमारी फोर आर्म्स होती हैं उसका रीजन, कार्पल मतलब रिस्ट के पास का रीजन, और पामर मतलब हमारी हथेलियों का पास का रीजन, या इसे वोलर भी बोलते हैं। और डिजिटल या फेलेंजियल का मतलब होता है फिंगर्स का रीजन। फीमर या फीमोरल मतलब फीमर के पास या फिर थाइस के पास का रीजन। पेटेलर मतलब जहाँ पर पटेला बोन होती है वहां का रीजन, और क्रूरल मतलब लेग के पास का रीजन। टार्सल मतलब एंकल्स के पास का रीजन, और डिजिटल और फेलेंजियल का मतलब टोज के पास का रीजन, और इन दोनों सब रीजन्स को कॉम्बाइनली पेडल या फुट का रीजन बोलते हैं। थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक, इन तीन रीजन्स को मिला के जो रीजन बनता है उसे ट्रंक बोला जाता है। अब थोरेसिक रीजन का मतलब होता है चेस्ट के पास का, एब्डोमिनल मतलब पेट के पास का रीजन, और पेल्विक मतलब पेट के नीचे का रीजन जहां पर जेनाइटल्स होते हैं। अब स्टर्नल का मतलब होता है जो ब्रेस्ट की बोन होती है उसे स्टर्नम बोलते हैं, तो उसके पास का जो रीजन होता है मिड वाली जो बोन होती है जिससे सारी रिब्स जुड़ी हुई होती हैं उसे ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम बोलते हैं। उसके पास के रीजन को स्टर्नल रीजन बोलते हैं, और ब्रेस्ट के पास के रीजन को मेमरी बोलते हैं। फिर जो नेवल या नाभि के पास का रीजन है उसे अम्बिलिकल बोलते हैं, और जो हिप के पास का रीजन है उसे कॉक्सल बोलते हैं, और जो ग्रॉइन के पास का रीजन है उसे इंग्विनल बोलते हैं। और हमारे जो हाथ के अंगूठे के पास का रीजन है उसे पोलिक्स बोलते हैं, और जो हाथ होता है हाथ के रीजन को मैनुअल रीजन बोलते हैं। और हमारा जो प्यूबिक हेयर्स जहां पर होते हैं उसे प्यूबिस या प्यूबिक रीजन बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट ऑसिपिटल रीजन। ऑसिपिटल का मतलब जो स्कल का बेस है उस वाले रीजन को ऑसिपिटल रीजन बोलते हैं।
स्कैप्युलर, स्कैप्युलर मतलब जहां पर स्कैप्युला होती है। स्कैप्युला का मतलब हमारी शोल्डर्स की जो ब्लेड होती है उसे स्कैपुलर रीजन बोलते हैं। वर्टिब्रल, वर्टिब्रल मतलब जो हमारा स्पाइनल कॉलम होता है या फिर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी जो बैकबोन होती है, बैकबोन वाला जो रीजन होता है उसे वर्टिब्रल रीजन बोलते हैं। और पीठ को डॉर्सल रीजन बोलते हैं। और जो हमारे बटॉक्स के ऊपर का रीजन होता है उसे लंबर रीजन बोलते हैं या लॉइन भी बोलते हैं। फिर हिप्स के बीच के रीजन को सैक्रल रीजन बोलते हैं। और जो एल्बो के पीछे का रीजन होता है उसे ओलिक्रेनल और क्यूबिटल रीजन बोलते हैं। हिप्स के रीजन को ग्लूटियल रीजन बोलते हैं। और एनस और जेनाइटल्स के बीच के रीजन को पेरिनियल रीजन बोलते हैं। और जो पेटेला के पीछे मतलब पेटेला के पास जो बैक साइड का रीजन होता है उसे पॉप्लिटियल रीजन बोलते हैं। और जो काफ के पास का रीजन होता है उसे सूरल रीजन बोलते हैं। और सोल के पास के रीजन को प्लेंटर रीजन और हील्स के पास के रीजन को कैल्सेनियल रीजन बोलते हैं। जैसे कि चेस्ट, थोरेसिक कैविटी और प्यूबिक रीजन तीनों को मिला के ट्रंक एक रीजन, बड़ा रीजन बन रहा था ट्रंक, वैसे ही हम इस पूरे अपने हिप्स से नीचे के रीजन को लोअर लिम्ब बोलते हैं। अब क्योंकि ये बैक साइड का व्यू है इस वजह से इसको पोस्टीरियर व्यू बोला जाता है। और अगर फ्रंट का व्यू था जो इसके पहले, उसे एंटीरियर व्यू बोला जाता है। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्शनल टर्म्स से। तो पहली टर्म है हमारी सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है टूवर्ड्स द हेड, मतलब जो हेड की तरफ जो चीज होती है उसे सुपीरियर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट इज सुपीरियर टू लिवर, मतलब हार्ट देखो लिवर से ज्यादा पास है ना हेड के, तो इस वजह से हार्ट लिवर से सुपीरियर है। फिर इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द हेड और लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के लिए स्टमक लंग्स से इंफीरियर है, मतलब लंग्स से नीचे है स्टमक। फिर एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट का, बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है। अभी जैसे मैंने अभी बताया था इसके पहले कि अगर फ्रंट फेस है तो एंटीरियर और बैक साइड का है तो पोस्टीरियर। इसको इंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं और पोस्टीरियर को डॉर्सल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टर्नम एंटीरियर में होती है और इसोफेगस पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड होती है। फिर मीडियल, मीडियल का मतलब होता है जो मिड लाइन के बीच में। एग्जाम्पल के लिए अल्ना जो है, अल्ना इज द मीडियल टू द रेडियस, मतलब अल्ना रेडियस से के कंपैरिजन में बीच में है। रेडियस और अल्ना जो हमारे हैंड्स की बोन्स है जो हम आगे स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर लेटरल, लेटरल का मतलब होता है जो मिड लाइन से दूर हो। एग्जाम्पल के लिए लंग्स हार्ट से दूर होते हैं तो दी लंग्स आर लेटरल टू दी हार्ट। फिर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब जो दो स्ट्रक्चर्स के बीच में हो। एग्जाम्पल के लिए जो ट्रांसवर्स कोलन है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन्स के बीच में रहती है तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर कोलन इज इंटरमीडिएट टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन्स। फिर आता है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है कि अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अपोजिट साइड्स में। एग्जांपल के लिए अभी जैसे हमने कोलन्स का देखा था कि असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन्स जो है वो एक दूसरे के कॉन्ट्रालेटरल है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड्स में है। एक यहाँ पर रह गया इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड में, सेम साइड, जैसे कि गाल ब्लैडर और कोलन दोनों इप्सिलेटरल मतलब एक ही साइड में प्रेजेंट होते हैं। फिर प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब है जो ट्रंक के मतलब ऐसा अटैचमेंट लिम्ब का जो ट्रंक के नजदीक हो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरस बोन जो है वो रेडियस से प्रॉक्सिमल है। फिर डिस्टल, डिस्टल का मतलब दूर, ऐसा अटैचमेंट जो ट्रंक से दूर हो। एग्जाम्पल के लिए फेलेंजेस, फेलेंजेस जो है वो ट्रंक से दूर है।
फिर सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब सरफेस, मतलब ऊपर ऊपर का। फॉर एग्जाम्पल रिब्स लंग्स से सुपरफिशियल है, मतलब लंग्स के ऊपर है। फिर डीप, डीप मतलब इंटरनल, ऐसा स्ट्रक्चर जो सरफेस से दूर है तो उसे डीप बोलते हैं। एग्जाम्पल रिब्स आर डीप टू द स्किन ऑफ द चेस्ट एंड बैक। हमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस की नेक्स्ट टॉपिक सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस चैनल पे आपको इस वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे।